चलो भाई पढ़ना शुरू करें। मॉडर्न इंडिया आज किताबें ले आए। हमने कल तो क्लास नहीं हुई थी, परसों हमने एक बेसिक सी बात की थी, किस तरह से विदेशी कंपनियां आधुनिक भारत के निर्माण का कारण बनी। आधुनिक भारत कितने के बाद बोलते हैं हम? 18वीं शताब्दी। उस दिन हमने बात की थी 1000 साल, 8वीं से 18वीं, ये कहलाता है मध्यकाल। 18वीं के बाद आधुनिक और 8वीं से पहले प्राचीन। 1000 साल मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा छाई रही, इस्लाम धर्म का बोलबाला रहा। ये एक मिक्स कल्चर था, इसमें विदेशी बहुत आए। कौन कौन थे वो? EDF, पुर्तगाली सबसे पहले 1498 और सबसे एंड में 1616, ये 1616 वो 64, ये 1602 और ये 1600। लेकिन आते टाइम पहले ये आ गए, ये बाद में आए, क्योंकि इनका आदमी देखो 1608 में आया था जिसने परमिशन मांगी और जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया था एक युद्ध के बाद, 1612 और तब 1613 में सूरत में वो फैक्ट्री पूरी हुई जो 1608 में बनाने की कोशिश नाकामयाब रही थी। कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब। किसका डर था उस टाइम तक? पुर्तगालियों का। इन पुर्तगालियों ने कोशिश की डच ना आए, ये डच ना छाए यहाँ, लेकिन डच यहाँ छा गए थे और इनको देखो लड़ाई लड़नी पड़ी थी। याद है वो बेदरा? ये बेदरा तो इंग्लैंड वालों ने भगाया था। पुर्तगालियों ने देखा इंग्लैंड वाले हावी हैं किन लोगों पर? डच। तो इन्होंने देखो बंबई दिया था बाद में। ये सब लगभग 100 सालों की कहानियां हैं। ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे, फाइनली सबसे ताकतवर कौन साबित होंगे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड वाले इनकी तो रिश्तेदारी में आ गए, कैथरीन की शादी इनके साथ बेदरा, और इनको कौन सी लड़ाई थी वो? वांडीवास 1760। और ये अपने हिस्से खुद ही इनको बेच के जाते रहे, यानी सबसे आखिर तक कौन टिका? ताकतवर इंग्लैंड। अगर वैसे देखें तो हम जानते हैं भारत पर पुर्तगाली भी बैठे रहे और फ्रांसीसी भी बैठे रहे, और कौन बैठे रहे थे? अंग्रेज तो थे ही। अंग्रेज आपके देश को आजाद कर गए 47 में, फ्रांसीसी 54 में और ये 1961 में। यानी आपके देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में गए। लेकिन पुर्तगाली बड़े चालाक थे, ये सिर्फ किस हिस्से में बैठे रहे? गोवा और थोड़े बहुत दादर नागर हवेली दमन दीव, सबसे बड़े हिस्से पर काबिज हुए थे अंग्रेज। कोशिश फ्रांसीसियों ने भी की थी, लेकिन फ्रांसीसियों को हार के समेट के बैठा दिया था सिर्फ पौंडीचेरी के इर्द गिर्द 4-5 इलाकों में। बाद में ये भी छीन लिए थे वांडीवास में, फिर वैसे ही कर्टसी के चलते कि चल हम भी तो खा रहे हैं तुम भी खा लो यहाँ, और इनको ये लौटा दिए जो बाद में 53-54 में हमने इनसे वापस छीने। तो भारत में सबसे पहले आके सबसे आखिर तक बसने वाले कौन लोग थे ये? और इनका मेजर हिस्सा क्या है हमारे पास? गोवा। फ्रांसीसियों की बात करें तो पुदुचेरी, और अंग्रेज तो था ही पूरा भारत। ठीक है, अब बुक उठाओ क्योंकि बुक में ना छोटे छोटे पॉइंट्स फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो सारे बताए नहीं जाते क्लास में। कोशिश करती हूँ बता दूं सारे, फिर भी रह जाते हैं। चलो देखो जरा पहला चैप्टर, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। वाणिज्यिक मतलब क्या हुआ? जो किस टारगेट से आती है? व्यापार। आप जानते हैं जब ये सब आए तो ये सब आपसे डरते थे, क्योंकि आपके यहाँ था बहुत बड़ा साम्राज्य। आपका देश था बादशाहों का, और बादशाह मतलब बहुत बड़ा पद। बादशाह तो हुमायूं अकबर जैसा विदेशों में नाम था। इनके सामने कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ क्या कर पाएंगे? राज। तो उन्होंने कहा इनके सामने हम बस क्या कर ले? व्यापार। और व्यापार की भी हिम्मत देखो, अकबर के टाइम तक सीधे थे ये ज्यादा यहाँ पे छाए। जहांगीर चलो फिर भी ताकतवर था, फिर शाहजहां के टाइम में भी चीज ठीक ठाक रही। उसके बाद ये डर के बैठे रहे, किसके टाइम में? औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु और इनकी हिम्मत 50 साल में सब क्लियर, क्योंकि 1707 के बाद 1757 प्लासी, 1764, और इनके बीच में कर्नाटक के युद्ध भी तो हुए थे। कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। इससे ये अंदाजा लगाओ इनकी कितनी हिम्मत बढ़ गई किसके मरने के बाद? तो औरंगजेब का मरना आपके देश में इनके राज का बनना था। औरंगजेब जब तक था तो ये डरपोक थे, डरते थे और इनको लगता था कि राज नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी कमजोरी इनके सामने आई और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने सबको बता दिया कि इंडिया बहुत कमजोर और खोखला है, जिसपे कोई भी अटैक करो खत्म कर दो। तो देख लो सारे आपस में लड़ लड़ के हम इंडिया पे बैठेंगे, हम इंडिया पे राज करेंगे, और हमारी कमजोरी। तो देखिए पहला पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली, इनको आप 2 कारणों से जानते हो। एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, और ये हिंद महासागर के स्वामी हैं। इन्होंने पहले इसके 2 आदमी हमारे 3 आदमी काम के हैं। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा नूना डी कुन्हा।
फ्रांसिस डी अल्मीडा ने नीचे के पहले पानी पे मेरा कब्जा हो तभी आगे काम बढ़ेगा, उसने शांत जल की नीति। फिर अल्बुकर्क ने गोवा छीना और नूना डी कुन्हा ने उसको कैपिटल बनाया, सती प्रथा बंद करवा दी। चलो पुर्तगाली पढ़े, यहाँ दोनों लिख लो, शांत जल की नीति और हिंद महासागर के स्वामी। ये 2 पॉइंट इनकी पहली मजबूत पकड़ है पानी पर। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं इसको, पुर्तगालियों की थी ये। इन्होंने पहले हिंद महासागर पे कब्जा किया जिससे कि इनका व्यापार, क्योंकि टारगेट तो व्यापार था ना, और व्यापार में देखो मैंने बताया था मक्का, ये मलक्का से लेकर हरमुज की संधि, फारस की खाड़ी, सब पूरी बेल्ट इनकी बन गई। पहला पॉइंट टिक कर लो। 1498 में पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, इसने भारत की खोज की। भारत तो ऑलरेडी था, इसने रास्ते की खोज की है, समुद्री मार्ग की, नए की, पुराना भी था पहले। वो कालीकट यानी केरल के समुद्र तट पर उतरा। वास्को डी गामा का कालीकट के शासक जेमोरिन ने स्वागत किया। पूछ लेंगे भारत में उस टाइम कौन था राजा कालीकट का? जेमोरिन। और जेमोरिन ने इसका स्वागत किया, विदेशी का। आगे पढ़ लो। लेकिन पहले से व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। मैंने आपको बताया था अरबों ने उस इलाके पे अपना कब्जा जमा रखा था जो पानी से आप तक पहुंचने का रास्ता था। और ये कितने चालाक थे, हमने ये बात की थी 100 सालों में 610 तक तो इस्लाम था नहीं, और धीरे धीरे इस्लामिक कंट्री फैलते फैलते अगले कुछ सालों में पूरे यूरोप को भी कब्जे में ले लेंगे। आप हिस्ट्री में 10वीं क्लास में जिसको बाल्कन राज्य कहते थे ना, इन सारों में कौन से धर्म के लोग थे? इस्लाम। और हिंदू धर्म, मैंने उस दिन भी कहा था, उतना फल फूल नहीं रहा था, बाहर नहीं निकला जितना कि कौन सा धर्म चला गया? इस्लाम। इसने यूरोप के पूरे देशों को अपने अंडर प्रभाव में लिया, एशिया के बहुत बड़ी बेल्ट को, और अरब तो थे ही सारे मुस्लिम, तो अरबी, तुर्की, तुर्की यूरोप का ही तो मरीज कहलाता है। ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं प्रभावित था इस्लाम धर्म से, और ये इतने ताकतवर बन गए कि इन्होंने कहा पानी का जो मार्ग है उस पर हमारा कब्जा। हमारा मतलब किस किसका? अरबी और तुर्की। और इन लोगों को दबाने लग गए। फिर इन लोगों ने नया रास्ता खोजा, और ये रास्ता फिर आपको अटलांटिक ओशन से मैंने बताया था पहले, ये तरीका था यहाँ से पानी में सामान लैंड तक लाए, ट्रांसपोर्ट, फिर पानी का, फिर लैंड एरिया पे ले गए, फिर कहीं पानी में उतरे, फिर भारत आया। अब इस पूरी बेल्ट, क्योंकि ये तो अरेबियन कंट्री है, यहाँ तो सारे पे कब्जा किसका है? अरबों का। इनका सामान खराब हो जाता, सड़ जाता, इनको कोई मतलब नहीं, कहते पहले हमारे जहाज जाएंगे। फिर इसलिए इन्होंने ऑल्टरनेटिव ये ढूंढ लिया कि हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधे आएंगे और जाएंगे। इस बात से कौन चिड़ेगा? अरब, क्योंकि उनके व्यापार पे फर्क पड़ेगा। या तो वो अकेले व्यापारी थे, या अब उनकी टक्कर में यूरोप के बाकी देश भी आएंगे। तभी देखो क्या लिखा है कि किसने विरोध किया? अरबों ने, जो पहले से व्यापार कर रहे थे और वो यहाँ के लीडर बन के बैठे थे। नेक्स्ट पढ़ना, वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री आया, पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल। सिर्फ पढ़ लेना, इसको पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इनकेस आ जाए टफ पेपर में तो पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल। अगला पॉइंट, 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। तो इतनी जल्दी यात्राएं करने का कारण क्या है? ये क्या देख रहे हैं, भारत में व्यापार कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आके पहले देखा। 1502 में, चौथे साल में, पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन, भारत में पहले दुर्ग की स्थापना की। ये क्या चाहते थे? यूरोप में जितने मसाले जाएं वो हम ले जाएं, क्योंकि काली मिर्च और मसाले की डिमांड कहाँ थी? यूरोप करते। वो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज मसाले के बिना पकता नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही अल्मोड़ा है, अल्मीडा बना लो इसको। 1505 से 1509 पहला पुर्तगाली वायसराय। क्या फ्रांसिस्को ने सीधे अटैक किया या पहले पानी पे कब्जा किया? इसकी कौन सी नीति है? शांत जल की नीति। कौन से महासागर में ये एकाधिकार चाहता है? ये किसके रास्ते को टक्कर दे रहा है? जो अरबी और फारसियों का, जो अरब फारस के लोग थे ना, इनको टक्कर दे रहा है ये। नेक्स्ट चेक करना, 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दूसरा आदमी है। अब इसको तो बना बनाया काम मिल गया हिंद महासागर में, तो ये क्या करेगा? ये गोवा, इसकी नजर गोवा पे जाएगी। 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये स्क्वाड्रन लीडर बन के आया, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में, पढ़ लो। 1509 में वायसराय बना, टिक कर लो, क्योंकि 1509 तक तो फ्रांसिस्को था डी अल्मीडा। अल्मीडा के टाइम ये आया था, इसने सब चीजों को देखा, फिर इसको हेड बना दिया। वायसराय मतलब इन प्लेस ऑफ किंग, तो हेड मान लो उस टाइम का। अगला टिक करना, बीजापुर के शासक, ये बीजापुर कौन सी जगह? बीजापुर, बीदर, बरार। आपके देश में जब दिल्ली सल्तनत थी तो 2 आदमी थे, 2 हिंदू, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, और एक आदमी था जिसका नाम था बहमन शाह। इन लोगों ने यहाँ साउथ की तरफ हिंदू राज्य बनाया, हरिहर और बुक्का ने, और इसी के बिल्कुल पास बनाया बहमनी। इन दोनों में सिर्फ एक नदी का डिस्ट्रीब्यूशन था, बाकी दोनों आसपास, लेकिन बनने में अंतर था। 1333 में ये बनता है, और नहीं 36 में, और 1347 में ये बनता है। इसको बनाने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं, इसको बनाने वाले मुसलमान। बाद में मुसलमान हावी हुए और ये हिंदू वाला इलाका भी इन्हीं को मिल गया। फिर इन्होंने इसके, जब ये अलग इकट्ठे किए ना, उससे पहले इसका बंटवारा 5 इलाकों में हुआ था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। उनमें से ये बात कर रहे हैं बीजापुर की। तो ये उस टाइम का इलाका, मतलब मान लो आज का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बेल्ट का हिस्सा। ये टिक कर लो। बीजापुर के शासक, तो बीजापुर किससे टूट के अलग हुआ है? बहमनी से, बहमन शाह ने बसाया था।
बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। तो जो पहले आया उसने पहले कहाँ कमांड बनाई अपनी? पानी में। दूसरे ने क्या छीना? गोवा। तीसरा राजधानी बना लेगा, अंडरलाइन कर लो। गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में स्थापित की। तो आते ही गोवा नहीं छीना, पहली कोठी कहाँ बनाई? कोच्चि, क्योंकि पहले कोचीन केरल में ही थे ये। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारे उतने काम का नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव यानी बांग्लादेश और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक से प्राप्त की, लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं आए। ये किस तरफ ज्यादा रहे? हमारे पोर्ट जहां है ना, उसके आसपास। नेक्स्ट चेक कर लो। पुर्तगाली कोंकण तट यानी आज का गोवा और मालाबार यानी आज का केरल, लिखते चलो यहाँ। कोंकण तट मतलब गोवा लिख लो, मालाबार केरल, तो इस पट्टी पे एक्टिव है ये। से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। इसके अलावा मालाबार तट से ये अदरक, दालचीनी, दाल और चीनी एक साथ है, कॉमा हटा देना, हल्दी, नील, चंदन आदि का भी निर्यात करते थे। मेन किसका था? काली मिर्च का सबसे ज्यादा। किस इलाके से? गोवा और केरल। तब गोवा का नाम कोंकण तट है और केरल का मालाबार तट। इनकी टक्कर में दूसरी साइड कौन से तट हैं? जब ये कह रहा है, इस तट का नाम ये कह रहा है कोंकण, इसके नीचे कर्नाटक तट भी है और ये वाला तट क्या कह दिया इसने? मालाबार। इसकी टक्कर में उस तरफ कौन से तट हैं? ये क्या है? ये है उत्तरी सरकार, इंग्लिश में सिरकार लिखते हैं ऐसे। और ये क्या है? इसका नाम है कोरोमंडल। ये पेपर में आए तो आधों को पता नहीं चलेगा। इस तरफ वाला है पश्चिमी घाट और इस तरफ वाला है पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट के दो हिस्से हैं अलग अलग, और ये 6ठी 7वीं 8वीं में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए पेपर में आ सकता है। चारों के नाम याद रखने हैं, ना याद रहे तो ऐसे कर लेना। माला पहनती है केरल की महिलाएं, सर्वाधिक महिलाएं अगर देखें तो केरल में ही तो है ना, 1000 के मुकाबले माला पहनती हैं। कोंकणी भाषा तुम्हें अच्छी तरह पता है गोवा की है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। इस तरफ ऊपर वाले की सरकार है और नीचे वाले का मंडल, तो ऊपर सरकार और नीचे मंडल। चलो आगे देखें, इसमें अगला पढ़ लो। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस के जेवियर टिक कर लो बस, जेवियर पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया था। और कहते हैं गोवा में ना आज भी एक आदमी की डेड बॉडी है, वो एक सेंट था और वो यहाँ आके मरा ना, उसकी डेड बॉडी को इन्होंने दफनाया नहीं और आज तक वो ऐसे मांस जैसे आदमी का होता है ऐसे का ऐसा है। साल पता नहीं 2 साल में एक बार उसको पब्लिक के लिए निकालते हैं बाहर, और मैंने देखी है वो डेड बॉडी, सच में अजीब लगता है। वो आदमी गला सड़ा कैसे नहीं, और बताया जाता है कि वो 500 पता नहीं 700-800 साल पहले मर गया। वो कोई सेंट था, जैसे आदमी को अगर मरने के बाद आप छोड़ दोगे तो कीड़े उसमें लग के वो खत्म हो जाएगा। जो लिविंग चीज है ना वो रहती नहीं, डिकम्पोज होती है। उस आदमी के ऊपर रिसर्च हुआ, यूरोप से बहुत लोग आए कि आदमी ऐसे कैसे मरा हुआ खत्म नहीं हो, कई 100 साल बीत गए। हर साल या शायद 2 साल में एक बार एक मेला लगता है चर्च में, ओल्ड चर्च है गोवा में, और वहां उसकी डेड बॉडी को खुले में रखते हैं, लोग देखने आते हैं। अभी फिलहाल में अगर आप जाओगे तो वो एक ऐसे ट्रांसपेरेंट से बक्से में है, वो दिखाई देता है पूरा। बस क्या कह रहे हैं कि वो आदमी ना सिकुड़ रहा है, उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही। उसकी हाइट हार्डली 3.5 फुट 4 फुट की दिखती है, जो देखने में पता चलता है 3.5-4 फुट का आदमी। और उसमें विदेशियों ने आके रिसर्च किया कि ऐसी कैसी त्वचा है कि अभी जो कहीं डिकम्पोज हुई है ना, वो ऊपर की स्किन हल्की हल्की हट गई, आदमी ऐसे का ऐसा है। मतलब अजूबा है ये कि कोई आदमी इतने सालों में उसको शरीर कैसे ठीक है और कोई लेप नहीं लगा रखा, ठीक ठाक दिखता है कि ये आदमी है। तो ये सेंट थे कोई, जो ये चर्च वाले पूजा वूजा करने वाले इस टाइप के थे। तो वैसे ही बता रखे हैं, कोई इनके साथ भी सेंट आए थे, फ्रांसिस्को जेवियर, ये बहुत पहले भारत आए थे। अगला पॉइंट अंडरलाइन कर लो। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, देखो कितनी गंदी लत लगा गए, तंबाकू पीना हम लोगों को। यहाँ इंडिया में आ गए तो लत छोड़ के गए खराब खराब। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण चलो अच्छी चीज थी, और प्रिंटिंग प्रेस ये बहुत बढ़िया था। इससे क्या होगा, हमारी किताबें छपेंगी। वरना पहले हम किताब हाथ से लिखते थे, पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी जाती है ना उसको पांडुलिपि बोलते हैं। अब एक आदमी अपने पूरे जीवन में 1 या 2 किताब लिख के परेशान हो जाएगा। एक किताब में अगर 100 पेज है तो कितने दिनों में लिखे जाएंगे? अगर पढ़े लिखे लोग 1-2 किताब लिख के मरते रहेंगे तो किताब इतनी कभी बनेगी ही नहीं कि हर एक के हाथ में हो। ये तो शुक्र मनाओ कौन सी प्रेस आ गई, प्रिंटिंग प्रेस। इस प्रिंटिंग प्रेस से इन लोगों का टारगेट क्या था, जीसस क्राइस्ट की बड़ाई करते हुए उनकी किताबें छापना और छाप छाप के इंडिया में बांट देना, क्योंकि ये चाहते थे कि लोग कौन से धर्म की तरफ आ जाएं, ईसाई। ये जितने पीडी ईडीएफ आए ना, ये सब ईसाई धर्म के हैं, इन सबका धर्म एक है और हर एक ने कोशिश की कि हमारा धर्म यहाँ तक फैले। मैंने अभी क्या एग्जाम्पल दिया, हमारे किसी हिंदू धर्म की कोई आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि डेड बॉडी ऐसी रखी हो। जिनको लोग घूमने आते हैं, चाहे वो मैंने गोवा का एग्जाम्पल दिया या आपको ताजमहल का नाम पता है, ये सब देखो अपने अपने धर्म को बचा के संभाल के रखने वाली चीजें थी। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किताबें छपने लग गई। इसके लिए क्या लेकर आए, लंबे टाइम में हमें भी अकल आ गई, हमने भी छाप दी। तो 2 काम अच्छे हुए, एक तो जहाज निर्माण और एक प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन क्या गड़बड़ सिखा दी हमें, तंबाकू। आज तक लोग यहाँ सिगरेट, बीड़ी और गुटखे में उलझे हुए हैं, पता ही नहीं चलता। डच पे आ जाओ। डच किस पे हावी हुए थे, पुर्तगालियों पर किससे दब गए थे? कौन सी लड़ाई लड़ी थी, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स ने? नहीं, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स ने, स्वाली का युद्ध।
और डच और ब्रिटिशर्स ने पहला पॉइंट पढ़ लो सिर्फ। 1596 में कार्नेलिस उहस्तमान भारत में आने वाला पहला डच। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम पढ़ लिया। अगले पेज पर आ जाओ, ये काम का पॉइंट है। डच जिसको आप क्या कहते हो, कहाँ के लोग हैं डच? हॉलैंड। हॉलैंड ही नीदरलैंड है, नीदरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? हेग। जहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें कितने इंडियन गए हैं? 4। अभी भी बैठे हैं वहां। दलबीर सिंह भंडारी 2030 तक रहेंगे वो। पहला टिक कर लो, डच हॉलैंड जिसको अब नीदरलैंड कहते हैं। संसद ने 1602 में, अंडरलाइन रखना, पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इन सबके नाम के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी है। कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, कोई फ्रेंच ईस्ट इंडिया, कोई डच ईस्ट इंडिया, सारी हमारे देश में आके व्यापार करेंगी। आगे बस पढ़ लो इतना टिक करके। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 सालों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने और विजय करने के संबंध में एकाधिकार पत्र। अंग्रेजों ने कितने साल का बनवाया था? 15। इन्होंने कितने साल का बनवाया? 21 का। पहले ये बनी है कंपनी, पहले अंग्रेजों की कंपनी बनी, पहले अंग्रेजों की, लेकिन आई कौन है? डच की। नेक्स्ट टिक करना, मसूलीपट्टनम कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश। इसी का नाम मछलीपट्टनम भी है, मछलियां पकड़ने के कारण। मसूलीपट्टनम, एपी लिख लो, आंध्र प्रदेश। इसी का एक नाम मछलीपट्टनम में पहले डच कारखाने की स्थापना 1605। इन्होंने किस तरफ बनाया अपना कारखाना? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ये किस चीज के व्यापार में एकाधिकार चाहते थे? मसाले, काली मिर्च में ना, ये चाहते थे हमारा एकाधिकार। यानी इनसे क्यों लड़ना झगड़ना, आते ही कहीं जगह अच्छी बना लें। तो इस तरफ कहां बनाएंगे ये अपनी? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम ऑपोजिट हो गए ना दोनों। भाई तुम यहाँ काम कर रहे हो, हम इधर काम करेंगे, तो जाना उधर ही है। ये पुर्तगाली कालीकट के पास कोचीन, यानी कोची कह लो, केरल का हिस्सा, और ये आंध्र प्रदेश, तो ऑपोजिट साइड में हो गए। अगला पढ़ना, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा, मंदिर नहीं सॉरी, स्वर्ण निर्मित, ये सिक्का है, पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। क्या कहते हैं? सिक्का चलना मतलब आपका राज होना। तो उन्होंने अपना सिक्का चलवाया। किसने सिक्का चलवाया? डच ने। और डच के सिक्के का नाम क्या था? पैगोडा। वैसे पैगोडा बुद्धिस्ट मंदिर होते हैं, बुद्धिस्ट मंदिर हमारे लिए, लेकिन इनके सिक्के का नाम है। एग्जाम में आ जाएगा पैगोडा निम्न में से क्या है, और मंदिर नहीं आएगा। तो किसकी मुद्रा है ये डचों की स्वर्ण मुद्रा का नाम है, जो कहाँ चलाई थी इन्होंने? भारत के कौन से तरफ? पूर्वी, पश्चिमी तो इधर वाला होगा ना। चलो ये टिक कर लो, पैगोडा सिक्के का प्रचलन। डच और अंग्रेज, ये अंडरलाइन करना, डच और अंग्रेज, बोदरा लिखा है, ये बेदरा भी लिखा है, दोनों टिक कर लो, के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। क्योंकि अब किसकी नौसेना ताकतवर हो गई? ये डच किस पे हावी हुए थे? पुर्तगाली। तो मतलब पुर्तगाली पीछे हो गए। अब पुर्तगाली के सामने अंग्रेज आएंगे तो उनसे डच और अंग्रेज और पुर्तगाली 3 हो गए। पुर्तगालियों ने क्या किया? पहले अंग्रेजों से लड़े, बाद में अपनी लड़की की शादी अंग्रेजों के साथ कर दी, उनको बंबई दे दिया, जो किसकी नजर में था? डच पहले कहाँ आए हैं? उसके बाद ये अपोजिट भी तो आएंगे। ये 100 साल टिक गए, एक दिन में नहीं भागे, लंबे टिके थे ये लोग। नेक्स्ट टिक करना, अंग्रेज। जॉन मिल्डन हॉल, बहुत बड़ा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से 1599 में भारत आया। यानी कंपनी जब बनी उससे पहले एक आदमी आ गया था। क्या नाम था इसका? जॉन मिल्डन हॉल। ये बहुत पहले आ गया। अगला पढ़ लो, 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल, व्यापारियों का ग्रुप था ये। मर्चेंट कौन होते हैं? व्यापारी। और एडवेंचर्स क्या होता है? जो नए नए मार्ग खोजें, कुछ नया करें। तो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, यहाँ 100 लिख लो, 100 आदमी थे इसमें मेन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना की। ये BEIC का ही नाम है, लिख लो यहाँ BEIC, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वही है मर्चेंट्स एडवेंचर की कंपनी। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करो, 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया। अगला भी टिक करना, कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग पर अधिकार करना न होकर केवल व्यापार करना था। शुरू में क्या छीनने आए थे या व्यापार करने? वो तो हमारे देश की कमजोरी, कहीं ना कहीं हमारी कमी की है यहाँ पे बस है, नहीं तो चीन की तरह हमने क्यों नहीं किया। चीन ने क्या कहा इनको? सिर्फ 5 पोर्ट्स हैं जिन पे तुम क्या कर सकते हो? व्यापार। आगे बढ़े तो फिर युद्ध होगा। हमने ये कमी दिखाई ही नहीं। हमने ये दिखाया कि भैया तुम चाहे इंडिया में व्यापार करो, हमें सिर्फ उसके बदले में टैक्स दे दो। और टैक्स भी हमने फिर लेटर स्टेज में फर्रुख सिंह ने कहा माफ कर दिया, तुम आओ 3000 रुपए जमा कराओ और पूरे साल फ्री करो, कोई जरूरत नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारे व्यापार पे। 10,000 रुपए दो और सूरत में फ्री करवा दिया। तो अब सोचो, जहां से करोड़ों रुपए की कमाई उस टाइम पर थी, वहां 3000 और 10,000 रुपए में बात कर ली। तो ये हमारी बेवकूफी है। चीन समझदार निकला। चीन और हम एक साथ लपेटे में आए थे, उनके ऊपर भी नजर थी। चीन को ऐसा नहीं कि खाली पड़ा था कि भाई ये इसके ऊपर अटैक नहीं करना। DEIC बेहद बेशर्म कंपनी थी और जहां से इसको बन पड़ता वहां से पैसा बटोरती थी। लेकिन चीन की अपनी ताकत और चीन की अपनी हिम्मत कि मेरे देश में व्यापार बेशक
बेशक कर लो, लेकिन इनसे आगे नहीं आने देंगे। और आपने क्या किया, कभी यहाँ गद्दारी दिखाई, कभी यहाँ, और धीरे धीरे करके कितनी देशी रियासतें भी तो अंग्रेजों के तलवे चाटती थी, जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला, और वो भारत में व्यापार से बढ़ के यहाँ पे लूटने का टारगेट बना लिया। ये टिक कर लो। तो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ व्यापार करना। नेक्स्ट अंडरलाइन करना, 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम इसके दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। नेक्स्ट टिक करना, सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की स्वीकृति दे दी और 400 सवार की मनसब और जागीर, ये सवार मनसब ये क्या थे, ये हाँ ये सवार थे जिनके पास घोड़ों की सेना थी, और मनसब क्या था, एरिया। कितने मनसब, जितना बड़े मनसब होंगे तुम्हारे पास उतने तुम बड़े मनसबदार लाइन में खड़े होते थे ये राजा के सामने, तो मनसब 400 का मनसब। अंग्रेजों ने, पढ़ लो इसको, टॉमस एडवर्ड्स के अधीन, अंडरलाइन करो, सूरत में पहली व्यापारी कोठी की स्थापना 1608 में की। क्या ये कोठी पूरी हो पाई? किसने मना कर दिया? इसको मना कर दिया जहांगीर ने। क्या कह के रुकवा दिया काम? भाई पुर्तगालियों का है ये, मुझे नहीं पता, पहले उनसे लड़ झगड़ लो, अगर वो हाँ करते हो तो बना लो। फिर ये 3-4 साल बाद कौन सा युद्ध लड़ेंगे? स्वाली, जिसमें कौन जीतेगा? अंग्रेज। और अब जहांगीर को लगेगा कि अंग्रेज किसके ऊपर हावी हैं? पुर्तगाली। वो कहेगा व्यापार कर लो। ये टिक कर लो, 1608 लिख लो, पर पूरी नहीं हो पाई। जहां लिखा ना स्थापना की, यहाँ लिख लो, पर पूरी नहीं हो पाई। तो पहली पूरी कोठी कहाँ थी इनकी? मसूलीपट्टनम में, जहां डच भी थे। नेक्स्ट टिक करना, टॉम्स रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 को फिर सूरत पहुंचा, और 16 को टॉम्स रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। डेन पे आ जाओ। डेन कौन है ये लोग? डेनमार्क। डेनमार्क जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, डेनमार्क। अंडरलाइन करना, 1616 में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, पढ़ लो आगे बस, जिसने 1620 में तमिलनाडु और बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन टिक कर लो, पीडीईडीएफ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, जैन, फ्रांसीसी, लिख लो यहाँ पीडीईडीएफ। कंपनी बनने में क्या चेंज कर दोगे? दूसरा और तीसरा आगे पीछे कर देंगे। पहले कौन सी बनी? अंग्रेज, बाद में डच बनी, लेकिन आई कौन सी पहले? डच, बाद में अंग्रेज। पीडीईडीएफ ये था आने का, और बनने का सेकंड थर्ड को चेंज कर देना। भारत ने पुर्तगाली सबसे पहले 1948 लिख दिया, क्या लिखना था यहाँ? 1498, ठीक कर लो। ये टाइपिस्ट एक इंसान है, वो इतनी गलती कर सकता है। 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। क्या छोड़ के? गोवा, लिख लो यहाँ गोवा, दमन दीव। फ्रांसीसियों पे आ जाओ, लुई 14। ये लुई क्या था? ये इनमें सारे राजाओं का नाम क्या था? लुई। ये बस अपने नाम के आगे डिजिट बदलते थे। जैसे जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन पढ़ रहे हैं? लुई 14। और जब आपने क्रांति पढ़ी है फ्रांसीसियों की, तो वो है लुई 16। यानी जब तक एक नहीं मरता था, अगर 100 साल जी गया तो वही लुई रहेगा। इंग्लिश में इसको लुइस लिख देते हैं, लुइस। लुइस 16 आपने पढ़ा है क्रांति के टाइम, यानी कब था वो? 1789। और ये है जब इनकी कंपनी बढ़ी है, 89। ये पढ़ रहे हो जो तुम, ये 1664 पढ़ रहे हो। इसका मतलब 100 साल प्लस पहले की बात है। तब कौन सा राजा था? लुई 14। ये टिक कर लो फ्रांसीसियों में। लुई 14 आगे पढ़ लो, के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जैसे कंपनी देस ओरिएंटलेस, ऐसे नाम है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ नीचे लिख लो, लुई 16 फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा था। और पूछेंगे जब कंपनी बनी तो लुई 14, जब क्रांति हुई तो 16। लुई 16 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय यहाँ का राजा था। तो सारे राजाओं का नाम लुई था। जैसे एलिजाबेथ भी है ना, 1 2 3 कर लेते हैं, ऐसे लुई कर लेते हैं। अगले पेज पे आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ लो बस। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। कंपनी कब बनी इनकी? 1664, और तीसरे साल में भारत की तरफ चल पड़े। आगे अंडरलाइन करना, 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। इन्होंने पहला कारखाना कहाँ बनाया? सूरत। किसने बहुत पहले सूरत में बनाने की कोशिश की थी? अंग्रेज। लेकिन जहांगीर ने कहा भाई यहाँ मत बिना पूछे काम करो। कहाँ बनाया? मछलीपट्टनम। बाद में सूरत में भी बनाया, लेकिन पहली व्यापारिक कोठी काम करने वाली मछलीपट्टनम इन्होंने सूरत में बना लिया, क्योंकि तब तक ये था कि भाई यहाँ व्यापारिक कोठी चलेंगी। अगला पॉइंट टिक कर लो, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या सिर्फ इंडिया में लड़ते थे? ये विदेशों में लड़ते थे। हमारा तो नाम बदनाम किया इन्होंने। ये लड़ते थे अपने आप, ब्रिटेन भी, और किसकी टक्कर में? फ्रांस। और इसके ढेर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में मिल सकते हैं। और एक बहुत बड़ी लड़ाई तुम जानते हो जिसको वाटरलू की लड़ाई कहा जाता है, सुन रखिए ये। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ये 1815। तो तुम देखो, ये तुम्हारे देश की आजादी के पहले की घटनाएं हैं सारी। इस टाइम भी आप अच्छी तरह जानते हैं, ब्रिटेन ने 3 और अपने दोस्त पकड़े थे। ये हैं BARP, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, जिसको प्रशा कहते हैं हिंदी में। ये 4 इकट्ठे होकर किससे लड़े थे? फ्रांस। और फ्रांस में 1815 में था नेपोलियन। वो इनसे लड़ा, वो अकेला पड़ गया, ये चारों ताकतवर थे, ये हार गया। और नेपोलियन को यहां से पकड़ के इसके जीवन का अंतिम युद्ध है, फिर इसको भेज दिया था, कहां भेज दिया था?
सेंट हेलेना, एक आइलैंड पर, जहां 1821 में इसकी डेथ हो गई थी। तो ये ब्रिटेन बहुत बहुत चालबाज है और ये दुनिया को बेवकूफ बनाता आया। मैंने बताया था इसने कैसे ब्रिटेन ने, पहले ब्रिटेन था ही नहीं। आपको ब्रिटेन की कहानी बताई थी मैंने। ये पहले एक आइलैंड था, क्या नाम था इसका? इंग्लैंड। और इसने कितनी चालाकी से किस किस को हड़पा? स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स को, इनका कल्चर खत्म करवाया और बोला तुम्हारा राजा हमारा राजा ही तुम्हारा राजा, हमारी भाषा ही तुम्हारी भाषा। ये इतना चालाक था कि इसने, इंग्लैंड ने वेल्स को अपने हिस्से में कब्जे में ले लिया, पूरे स्कॉटलैंड को इसने बर्बाद कर दिया और आयरलैंड के उत्तरी हिस्से पे, सारे पे नहीं क्योंकि सारे में कैथोलिक थे, नीचे समझदार, उन्होंने कहा हम नहीं इसके अधीन आएंगे। हम प्रोटेस्टेंट जो थे वो बेवकूफ बन गए, इनकी चाल में फंस गए, जैसे मुस्लिम फंसे थे यहाँ इंडिया में। इन सबको इकट्ठा करके और बोला मैं हूँ, क्या नाम रखा अपना? यूके, यूनाइटेड किंगडम। बहुत चालाक है ये। आयरलैंड जब तक इसके कब्जे में नहीं आया तब तक ये अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन कहता था। अब तुम खुद सोचो, ग्रेट आदमी ऐसी घटिया हरकत करेगा? अपने आप के नाम के आगे ग्रेट लिखा है और इन सबको बेवकूफ बना के इनका कल्चर, संस्कृति, सभ्यता सब खत्म, और यहाँ आज राज कर रहा है आराम से। और ये सब गाते हैं ओ गॉड सेव आवर नोबल किंग, मतलब ब्रिटेन के राजा को हमेशा चिरायु रखना। देखो कैसा गाना आज भी गा रहे हैं। डेमोक्रेसी में तो ये भगवान भगवान इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान हो सकते हैं लेकिन उससे क्या कह रहे हैं कि किसको बचाए रखना? हमारी इस नोबल किंग को। कहाँ का नोबल किंग है? इन सबको खत्म कर दिया। पर वही है कि इनकी समझ में लेट आई ये बात। तो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं हम? किसके नाम पे? कर्नाटक। लड़ाई इनकी अपनी है, फ्रांसीसियों की और ब्रिटिशर्स की, नाम हमारा लेके लड़ रहे हैं अपने में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। कोरोमंडल तट, बताओ कहां था कोरोमंडल? ये तमिलनाडु के पर स्थित जिस क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक, पुराना कर्नाटक अलग है, आज का कर्नाटक नहीं है, तब तमिलनाडु से आगे तक फैला था पूरा कर्नाटक, तब का कर्नाटक बिल्कुल अलग था। आगे पढ़ो। पर अधिकार को लेकर दोनों कंपनियों के बीच 20 साल तक संघर्ष हुआ। आपस में लड़ी मरी दो देश, दो कंपनियां। कौन कौन सी? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी। ये सिर्फ इंडिया में लड़ रहे हैं? यूरोप में भी लड़ रहे हैं, ये यूरोप में भी लड़ रहे हैं। ये बहुत बेशर्म है और ब्रिटिशर्स तो छोड़ते नहीं, जिसके पीछे पड़ जाओ तो खत्म करेंगे। नेक्स्ट टिक करो। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित। अभी मैंने 4 देशों का नाम लिखा था, देखो, DARP। इसमें ए मतलब क्या था? ऑस्ट्रिया। तो ये ब्रिटेन का साथी था और कह रहा है फ्रांस इसको कब्जे में लेना चाहता। झूठ बोल रहा है वो। अंडरलाइन कर लो, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित। सिर्फ इसको पढ़ के इसको टिक कर लो बस। आगे पढ़ो। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। तो चीटिंग ही तो है ये। तात्कालिक कारण था। एक्स ला शापेल, डबल टिक कर लो, ये संधि है। एक्स ला शापेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होने पर कर्नाटक युद्ध भी बंद हो गया। तो कहां लड़ रहे हैं ये लोग? ऑस्ट्रिया, यूरोप में। और नाम किसका लेके लड़ रहे हैं? हमारा। कर्नाटक युद्ध लड़ रहे हैं ये। जब हमारे यहाँ औरंगजेब मर गया तो ये अपने युद्ध यहाँ भी लड़ रहे हैं, जबकि इनका कोई हक नहीं बनता। नेक्स्ट टिक करना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। अब 57 का वो प्लासी से पहले की घटना है ये। कर्नाटक के नवाबो होना चाहिए था, कर्नाटक की लिखना था, तो कर्नाटक की नवाबी को लेकर संघर्ष हुआ। अब हमारे यहाँ लड़ाई है, सिर्फ पढ़ लो आगे। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। इस युद्ध में डुप्ले की हार हुई। डुप्ले किसका आदमी है? फ्रांसीसी है, इससे चिढ़ते हैं वो। पौंडीचेरी की संधि द्वारा युद्ध समाप्त। टिक कर लो डुप्ले। अगर डुप्ले की चलती ना तो ये फ्रांसीसी हावी होते, यहाँ भगा देते ये BIC को, लेकिन डुप्ले की सुनते नहीं थे। नेक्स्ट टिक करना। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 को 56 बना लो। 56 में स्टार्ट हुआ था ये, नहीं 56 में था, 57 में। 56 से 63 7 साल निकलेंगे, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध 56 निकलेगा। क्लाइव और वॉटसन द्वारा, अंडरलाइन करना, बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर यह युद्ध हुआ। पेरिस की संधि द्वारा समाप्त। तो दो लड़ रहे हैं, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। किसके ऊपर? बंगाल के चंद्रनगर के ऊपर। पहला युद्ध कहाँ लड़ रहे थे? विदेश में, ऑस्ट्रिया, नाम हमारा, यहाँ भी लड़ रहे थे। दूसरे में बोले हैदराबाद के आसपास का नवाब कौन, तो डुप्ले अलग आदमी को कह रहा है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। तीसरे में बंगाल के ऊपर लड़े। इसके बाद अगला टिक कर लो, पेरिस संधि। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवाश नामक निर्णायक युद्ध हुआ। डबल टिक कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्लियर हो गया कि इंडिया पे किसकी चलेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट टिक करना। जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेज सेना को आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। आयरकूट ने जितवा दिया। कौन सा युद्ध? वांडीवाश। ये सप्तवर्षीय के बीच में हुआ है। सप्तवर्षीय देखो चल रहा था 56 से 63, उसके बीच में कौन सा हो गया? वांडीवाश। इसके बीच में ढेर युद्ध हुए जिनमें से वांडीवाश इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, यूरोपीय कंपनियों से संबद्ध व्यक्ति। पहला टिक कर लो, वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कब आया? 1498 में। फिर दोबारा कब आया? 1502 में। और कंपनी बना दी 1503 में। और पहला वायसराय आया 1505 में। दूसरा आया 1509 में। पहले वाले ने शांत जल की नीति, दूसरे वाले ने गोवा छीन लिया था। इसके बाद अगला सिर्फ पढ़ लो, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल।
पुर्तगाली था। तो यूरोप में तो पड़ता है पुर्तगाल। यूरोप मतलब पूरा बड़ा गुच्छा, जैसे मैं कह दूं भारत का हरियाणा, तो यूरोप का पुर्तगाल। यूरोप तो महाद्वीप हो गया ना, पुर्तगाल एक देश हो गया। नेक्स्ट देखो, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा टिक कर लो, पहला पुर्तगाली गवर्नर। कब आया ये फ्रांसिस्को? 1505 में। और इसने कौन सी नीति बनाई? शांत जल की। लिख लो यहाँ 1505, शांत जल, हिंद महासागर का स्वामी। ये इसकी पहली इंपॉर्टेंट स्टेप था, इससे इनकी हिम्मत बढ़ी। नेक्स्ट टिक करना, जॉब चारनाथ, कलकत्ता का संस्थापक। लेकिन हाईकोर्ट क्या कहता है कि कोई हमारा संस्थापक नहीं, हम पहले से थे। कैप्टन हॉकिंस टिक कर लो, पहला अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। फ्रांसिस डे टिक कर लो, मद्रास का संस्थापक। ये इंपॉर्टेंट है, मद्रास किसने बसाया? फ्रांसिस डे। याद है मद्रास खाली पड़ा था, और मैंने क्या बताया था, दमरेला करके एक आदमी था, उससे क्या बोले ये कि हम यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, वैसे भी खाली पड़ा है, इसके बदले तुम्हें क्या टैक्स दे देंगे। ये स्टार्टिंग में 30 सालों के लिए पट्टे पर लिया, लीज पर, और फिर जब राजा कुछ कर नहीं पाया तो इस पे अपना किला बना के पहले एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई, फिर परमानेंट किला बना लिया। मैंने 2 किले बताए होंगे आपको, एक सेंट जॉर्ज और एक मद्रास में सबसे पहले क्या बनाया? सेंट जॉर्ज। जॉर्ज इनके कोई जैसे हमारे भगवान होते हैं इस तरह से। और फिर ये गए कलकत्ता, यहाँ क्या बनाया? यहाँ क्या बना? फोर्ट विलियम। कॉलेज की भी स्थापना हुई थी ना, फोर्ट मतलब किला, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, विलियम भी एक आदमी था, विलियम, फोर्ट विलियम। अब इसको याद करने के लिए पहले साउथ में आए हैं। जॉर्ज लिखते हैं जी से, GEORGE, और विलियम लिखते हैं W। तो पहले जी आता है, बाद में W। पहले ये यहाँ बसे, फिर वहां गए। ऐसे ही याद कर लेना, वरना भूल जाओगे। अगला टिक कर लो ये, फ्रांसिस डे, मद्रास का संस्थापक। मद्रास का, कलकत्ता का क्या नाम था उसका? जॉब चारनाथ। चारनाथ था कलकत्ता में, और ये कहां पर है? फ्रांसिस डे, मद्रास में। जॉन मिल्डन हॉल इंपॉर्टेंट है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक। लेकिन ये किस रास्ते से आया? थल। ये जल से नहीं आया, लिख लो थल मार्ग। अगला पढ़ लो, गेरोल्ड अंगियार, बंबई का वास्तविक संस्थापक। 3 ही तो मेन शहर थे आपके, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। मद्रास फ्रांसिस डे ने बसाया, कलकत्ता जॉब चारनाथ ने, और अब ये अंगियार है बंबई का। अंडरलाइन कर लो, अंगियार बंबई का, गेरोल्ड अंगियार। इन तीनों से ही आप व्यापार देखते थे। हाँ जी, इन तीनों से ही व्यापार होता था। किस किस का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का भी, फ्रेंच का भी। तो 3 शहर पूछ लेंगे। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनाथ। मद्रास फ्रांसिस डे, और बंबई अंगियार। अगला पढ़ लो, इब्राहिम खान, सिर्फ पढ़ना है। ये कलिकाता जो हमारा पुराना इंडियन शहर था, ये कलकत्ता तो अंग्रेजों ने बसाया ना, ये हमारा कलिकाता। गोविंदपुर और सुतानती, सुतानती ही सुतानती है, इसका जमींदार था। इससे जमींदारी छीनी थी और कलकत्ता पे हक जमाया था। कैरॉन फ्रेंक सिर्फ पढ़ लो, फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना। विलियम नॉरिस सिर्फ पढ़ लो, ट्रेडिंग इन द ईस्ट का मैसेंजर था ये। औरंगजेब के टाइम में आया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी। फादर मानसरेट अकबर के दरबार में पहुंचा, लेकिन इन सब ने कुछ नहीं बोला। पहली परमिशन किसने मांगी थी? हॉकिंस ने। अगले पेज पर आ जाओ, शोभा सिंह सिर्फ पढ़ लो, 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जॉन सरमन, फर्रुखसियर, इसको टिक कर लो। इस फर्रुखसियर की क्या बेवकूफी है, ये टैक्स फ्री करेगा। कहां कहां? कलकत्ता में और सूरत में, जो कि मेन गढ़ थे। अंडरलाइन करना। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया। तो ये चालाक था जॉन सुरमन। सरमन है ये, सरमन, सुरमन हमने हिंदी में लिख दिया। जॉन सरमन, इसने किससे परमिशन मांग ली? फर्रुखसियर। टैक्स फ्री, लिख लो यहाँ, बंगाल और सूरत टैक्स फ्री व्यापार। टैक्स फ्री का मतलब हम फंसेंगे, हमारा व्यापार तो डूब जाएगा क्योंकि हम पे तो टैक्स लगेगा। अंग्रेज फ्री में करेंगे व्यापार पूरे का पूरा। अगला तो जॉन सरमन याद रखना। फ्रेंको मार्टिन से पढ़ लो, पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर। पौंडीचेरी किसकी बस्ती थी? फ्रांस की। लेकिन वांडीवाश में किसने हड़प ली थी? अंग्रेजों ने, बाद में वापस की थी फ्रांस को। यहाँ लिख लो, लिखो, फ्रांस की बस्ती वांडीवाश में DEIC ने हड़प ली। फ्रांस की बस्ती वांडीवाश के युद्ध में DEIC ने हड़प ली, लेकिन फिर बाद में वापस कर दी थी। तभी तो फ्रांस टिका रहा था पौंडीचेरी में लास्ट तक। कब गया फ्रांस यहाँ से? 1954 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 56 तक फिर लेना देना ये सब चलता रहा। इसके बाद अगला पढ़ लो, चार्ल्स आयर, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ? विलियम ऊपर, और नीचे क्या था? जॉर्ज। यहाँ अंडरलाइन कर लो, फोर्ट विलियम कलकत्ता। यहीं लिख लो, क्या लिखोगे? सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में बना। सेंट जॉर्ज फोर्ट या फोर्ट जॉर्ज कह देंगे, वो उनकी मर्जी है। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में। तो 2 किले अंग्रेजों के बने, एक मद्रास में और एक कलकत्ता। पहले मद्रास में बनाया, फिर कलकत्ता में। महत्वपूर्ण तिथियां टिक करना, 1498 वास्को डी गामा का भारत आगमन। कहां से आया ये? पुर्तगाल। पुर्तगाल और स्पेन सबसे ज्यादा यात्राएं करते थे, दोनों यूरोप के देश हैं। यहाँ लिख लो, पुर्तगाल स्पेन सर्वाधिक यात्राएं, तभी इन्होंने मार्ग खोजे सबसे ज्यादा, स्पेन ने भी और पुर्तगाल ने भी। पुर्तगाल स्पेन सर्वाधिक यात्राएं, तो ये पुर्तगाली हैं यूरोप में। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, 1502 दूसरी बार वास्को डी गामा भारत यात्रा पर आया।
और फिर कंपनी कब बना दी इन्होंने? 1503 में, अगले ही साल कंपनी। 1510 टिक कर लो, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार। वैसे तो 1509 में हो गया था, लेकिन 10 में लीगल कागज पत्री सब हो गए थे। 1529 में राजधानी बनी थी, पर 30 तक फिर वो कंफर्म हुआ था। 1530 कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। अधिकार कब किया था? 1509-10 में। और राजधानी कब बनाई? 29-30। यानी ये 10-20 साल पहले देखते थे कहीं आप कुछ करेंगे तो नहीं, जब देखा कि आपको कोई मतलब ही नहीं है तो फिर कह दिया राजधानी। एकदम से कब्जा नहीं किया, कब्जा करने में टाइम लगाया, और कब्जा करके राजधानी भी जल्दी नहीं बनाई, 20 साल लगा दिए। 20 साल हमने कुछ नहीं किया तो बना ली राजधानी। नेक्स्ट चेक कर लो, 1599 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कागजी कार्यवाही हुई थी। कब जाके बनी थी? 1600। अगर आप नेट पे चेक करोगे, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 1600 टिक करना, लिख लो यहाँ 1600। पर अगर 1600 ऑप्शन में ना हो तो 1599, किताबें 1599 कहती हैं ज्यादातर। नेक्स्ट टिक कर लो, 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1661 पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दिया। पुर्तगालियों ने ये क्यों किया? क्योंकि पुर्तगाली हार चुके थे। किससे? डच से। और वो समझ गए थे कि डच पे हावी अंग्रेज और हम डच से कमजोर। तो समझदारी किसमें है कि अपना सारा जितना हिस्सा है वो किसको दे दें? अंग्रेजों को। ये टिक कर लो 1661 बंबई को दहेज में। 1664 टिक कर लो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो जब तक बंबई इनके अधिकार में आ गया तब तक तो फ्रांसीसी कंपनी भी नहीं बनी थी। नेक्स्ट टिक करना 1690 जॉब चारनाक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। तो इनके 3 शहर बचेंगे, एक कलकत्ता, एक मद्रास, एक बंबई। मद्रास कौन बसाएगा? फ्रांसिस डे। जॉब चारनाक कलकत्ता, और अंगियार बसाएगा बंबई से। ये टिक कर लो, जॉब चारनाक कलकत्ता। 1759 टिक करना बेदरा। बेदरा का निर्णायक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। ये डच किसको हरा रहे थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली खुश हुए और उन्होंने बंबई पकड़ाया कि लड़ो मरो कुछ करो, बंबई को अपने आप देख लेंगे। नेक्स्ट टिक करना 1760 वांडीवाश का निर्णायक युद्ध। ये किस युद्ध के बीच की घटना है? सप्तवर्षीय, जो यूरोप में भी लड़ रहे हैं। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस, और हमारे यहाँ भी लड़ रहे हैं। वांडीवाश का निर्णायक युद्ध, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर। यानी 1757 के बाद इनकी हिम्मत कितनी बढ़ी ना। 1757 में कौन सी लड़ाई लड़े? प्लासी। और देखो 57 में 59 और 60 में बाहर कर दिए इन्होंने। कौन कौन? पहले डच और फिर ये फ्रांसीसी। लगातार की घटना। फिर 1764 में क्या लड़ेंगे? ये बक्सर। और बक्सर के बाद ये क्लियर कट आपके हेड बन जाएंगे, क्योंकि दीवानी मिल जाएगी, ये सब निकाल दिए। 59 और 60 वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों की लगातार विजय है। 1757, 1759 और 60, फिर 64, 65, और फिर इनकी टक्कर में कोई नहीं आ सकता। तो ये अगला टिक कर लो 60 वाला। 89 में कोई खास नहीं है, फिर ये छोड़ दो विलय को। सारा क्लियर हो गया सबको ये? चलो सेकंड टॉपिक कल पढ़ेंगे।